है एक फिशरमैन जॉन की, जो अपनी छोटी सी बोट लिए फिशिंग करने के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों तरफ फोग यानी धुंध फैल जाती है और दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आता। काफी टाइम वो इसी धुंध में सरवाइव करता है और फिर दूर उसे एक बोट दिखाई देती है। हैरानी की बात थी, उस बोट के अंदर कोई एक इंसान भी उसे नजर नहीं आ रहा था। वो अब उसे चेक करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बोट को एक रस्सी से अच्छी तरह इस बड़ी बोट के साथ बांधता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर उसे शौक लगा ये देखकर कि इस बोट में कोई इंसान नहीं। हालांकि वहाँ पे सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहाँ तक कि खाना भी वहाँ फ्रेश मौजूद था। इंसानों के होने के सारे असरात तो थे यहाँ पर, लेकिन इंसान नहीं थे। अब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट का इंजन तो खराब है। उसे हैरानी हुई थी, इतनी बड़ी बोट, वो भी इतने बड़े समुद्र में अकेले। वो आसपास इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है कि शायद इस बोट के मालिक यही कहीं करीब ही हो और छोटी बोट के जरिए फिशिंग करने गई हो, लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहाँ से रेडियो मैसेजर ऑन करके हेडक्वार्टर में मैसेज देता है कि ये एक बोट यहाँ समुद्र में फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझे जवाब दे। ये सब करने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो तो अपनी ही बोट में जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी बोट वहाँ से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने बोट को अच्छी तरीके से बांधा भी था। उसकी अपनी बोट के गायब होते ही एक और अजीब काम उसके साथ ये हुआ कि यहाँ से सारी धुंध भी हट गई, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। दोपहर का वक्त था, वो अब इसी शिप में वापस आ गया। अब क्योंकि वो खुद इस बोट में फंस चुका था, इसलिए वो मैप के जरिए अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और ये पता चलाने की कोशिश करता है कि अब वो है कहाँ और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा। मसला एक और भी था ना, इस बोट का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह इस बोट को चलाना था। वो अब इंजन ठीक करने की कोशिशों में लग जाता है। इसी बोट से टूल बॉक्स टूटता है और थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद वो इसके इंजन को ठीक करने में कामयाब हो भी गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब बोट काम कर रही थी, वो इस बोट को कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन रास्ता तो समझ आए, इसलिए वो दोबारा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर बेचारा दोबारा ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई देख तो रहा नहीं था उसे, नीचे जाने के बजाय वो समंदर में ही काम करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे चुका था, जिसकी वजह से वो गिर गया। वो पानी में भी डूब सकता था, लेकिन रेलिंग को पकड़ कर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हवा का प्रेशर भी इतना तेज था कि उससे वापस आना भी मुश्किल हो गया। अब बस वो डूब ही जाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और रेलिंग को पकड़े ही इस बोट के अंदर वापस आ जाता है। इस सारे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाया था, इसीलिए वो नीचे टॉयलेट में गया। जा जाते ही किसी ने जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया। इस चीज पे जॉन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था शायद हवा के प्रेशर की वजह से बंद हुआ है, लेकिन पीछे मुड़ा तो दरवाजा लॉक था, वो भी बाहर से। अब इस दरवाजे को वो हर जगह से खोलने की कोशिश करता है, अपने पॉकेट से कॉइन निकाल कर खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये चीज कामयाब नहीं हुई। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। उसे लगने लगा कि कोई शिप में है जो उसके साथ एक गंदी गेम खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज जो भी हो खोल दो ये दरवाजा, मैं यहाँ किसी चोरी के मकसद से नहीं आया था, मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था। उसका इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। वो यहाँ कैबिन खोलता है तो एक शॉकिंग चीज उसे ये दिखाई देती है कि कैबिन के अंदर खून लगा था। थी तो ये डरा देने वाली बात, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैंची निकाल कर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक और मर्तबा नाकाम हो जाता है। अब ये बोट भी लगातार चल रही थी, जॉन उकता चुका था। अचानक उसे ऊपर विंडो दिखाई देती है, जिस विंडो से निकलकर वो आसपास देखता है तो दूर उसे कार्गो शिप आती दिखाई देती है। उसने देखा कि कार्गो शिप की डायरेक्शन बिल्कुल उसकी शिप की तरफ है। अगर कार्गो शिप यहाँ आई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और वो मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कार्गो शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, पर कैसे देता? वो फंसा हुआ था यहाँ पर। अपनी शर्ट निकाल कर वो कार्गो शिप को सिग्नल देता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे देख नहीं पाया। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी तो अपनी इस शिप को रोकना था, वरना कार्गो शिप इसे तबाह कर देती। तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस रस्सी के जरिए ही शिप को रोके। वो रस्सी को बांध बूंद कर बाहर फेंकता है ताकि बोट रुक सके, लेकिन यहाँ उसी के साथ बुरा हो गया। वो रस्सी उसी की शिप के फैन के साथ लिपट गई और बाथरूम के अंदर से वो रस्सी उसके गले के अंदर अटक गई। उसका गला तो अब घुट रहा था, वो मर जाता, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से किसी और टूल के जरिए इस रस्सी से अपनी गर्दन छुड़वाता है। गर्दन पूरी लाल हो गई थी, वो मरने ही वाला था, लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फैन में लिपटने की वजह से ये शिप तो रुक गई थी, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप को बहुत बुरा झटका लगता है और वो भी यहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर पे अब चोट भी आ गई थी। जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी की बात थी, इस समुंदर का पानी नहीं था बल्कि साफ पानी था। यानी कोई तो था जो उसे डराने की, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक और मर्तबा भीख मांगता है, जो भी हो प्लीज छोड़ दो मुझे, लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी थी, उसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के लिए वो वॉशरूम का ही शॉवर यूज करता है तो देखता है कि पानी खत्म हो चुका था। नाचार वो जब फर्श से पानी उठाकर पीने लगता है तो उसे पता चला कि अब ये पानी नमकीन था, यानी समुद्र का पानी था। और ऐसे वो जान गया कि उसकी बोट के अंदर कोई होल हो गया है, कोई सुराख हो गया है, जिससे समुद्र का पानी बोट के अंदर आ रहा है और अब जल्दी ये बोट डूब जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि
किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। रात भी हो चुकी थी और जब बोट के ऊपर का सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस बोट को कोई चला रहा था जो इनविजिबल है, नजर नहीं आ रहा, जरूर वो कोई इवल क्रिएचर है। पानी भी भर भर के काफी ऊपर आ गया था और इसी सदमे में जॉन को नींद भी आ गई। रात हुई तो समुद्र में तूफान आ गया। तूफान की वजह से बोट का भी बहुत नुकसान हुआ और जॉन को भी बहुत चोट आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब तो उसने मान लिया था कि वो थोड़ी देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज आई और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल चुका था। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की तरफ गिर जाता है और ऐसे ही जॉन को यहाँ से रिहाई मिल जाती है। सबसे पहले वो बोट के ऊपर जाता है और ताज़ा हवा में सांस लेता है क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था। अब वो जान गया था कि यहाँ पे जो कोई भी है वो उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाह रहा है। इससे ज्यादा वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही नीचे बोट में पानी भी भर रहा था। वो जानता था ये बोट कभी भी डूब जाएगी। फैसला तो उसने कर लिया था कि वो यहाँ रहेगा नहीं, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इसी शिप से एयर बैग्स लेता है और नीचे जो अभी बाथरूम का दरवाजा टूटा था वो लेकर उन सारी चीजों को आपस में बांध कर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाता है ताकि वो इसके जरिए कुछ और चीजें भी तो जरूरी थी। वो इस राफ्ट को चलाता कैसे, सारी चीजों का इंतजाम वो इसी बड़ी बोट से करता है। यहाँ तक खाने पीने की चीजें भी वो यहीं से लेता है और फिर इस बोट से उतर जाता है। फाइनली अब वो अपनी राफ्ट में आ गया था। जब वो चलाते चलाते वो बहुत ही मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा था और ये बड़ी बोट उसके सामने ही खड़ी थी। घंटों गुजर जाते हैं, वो भी ज्यादा सफर तय नहीं कर पाता और देखता है कि वो बोट भी वैसे की वैसे ही खड़ी है जिसके बारे में उसे लग रहा था कि वो 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। अगर वो अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब है कि वो डूबेगी नहीं। यही सोचते हुए उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना जाकर इसी बोट के लीकेज सिस्टम को ठीक कर दूं, ऐसे मैं भी आराम से उसी बोट में सफर कर पाऊंगा। यही सोचते हुए वो इस बोट पे वापस आता है। सबसे पहले बोट की लीकेज ठीक करता है और फिर एक पंप बनाता है जिससे कि बहुत ही आसानी से बोट में मौजूद सारा समुद्र का पानी समुद्र में वापस आ चुका था। लीकेज खत्म करने और पानी निकालने के बाद इस बोट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसने वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी और इस बोट को बाहर से भी रिपेयर कर दिया ताकि आगे कोई मसला ना हो सफर में। ये सब करने के बाद वो दोबारा रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो नाचार वो अब बोट के ऊपर आ गया। उसके पास मैप था, वो दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस बोट को चलाता है, लेकिन एक और मर्तबा ये बोट उसे धोखा दे देती है और चलती ही नहीं। वो बोट बिल्कुल स्टिल हो गई थी, वही पानी में रुक गई थी और ये चीज उसे टेंशन में डाल गई। अब वो बिल्कुल तंग आ चुका था। इतने में ही उसे दूर एक और शिप आती दिखाई देती है और वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई हुई छोटी सी राफ्ट के जरिए उस दूसरी शिप पे जाने का फैसला करता है और जैसे ही वो अपनी राफ्ट लेकर उसके लिए निकलता है तो ये शिप खुद ब खुद चल जाती है और इतनी तेजी से उसका पीछा करने लगती है कि उसे लग रहा था कि ये शिप उसे वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस बड़ी शिप ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी और इससे पहले कि अब ये शिप उसे टकरा जाती वो अपनी राफ्ट के ऊपर से जंप कर देता है और तैरते हुए दूसरी बोट तक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इतने में वो दूसरी बोट जा चुकी थी और ये देखकर वो समझ गया कि इस बोट पे कुछ तो इवल है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। उसने सोच लिया था कि चाहे वो पानी में मर जाएगा लेकिन उस बोट में नहीं जाएगा। शाम होने तक वो पानी में ही तैरता रहा, लेकिन अब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था। पानी बहुत ठंडा था और नीचे डॉल्फिन्स भी थी। अब सर्दी से बचने के लिए वो दोबारा बोट पे आ जाता है। तबीयत उसकी इतनी खराब हो गई थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर ब्लैंकेट लेके रूम में सो गया। सुबह में जब उठा तो उसने दोबारा यहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उसके रूम का दरवाजा भी बंद हो गया था। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके साथ ये हो क्या रहा था वो समझ ही नहीं पा रहा था। तभी उसे यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन नजर आता है जिसे खोलने पे उसने देखा कि ऊपर से एक रास्ता है, एक रोशनदान है जो खुल के वो यहाँ से बाहर जा सकता है। वो अब उस कैबिन के अंदर चला गया जो जगह बहुत छोटी थी। असल में वो एक स्टोरेज एरिया था। स्टोरेज एरिया के जरिए वो जितनी भी बार यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था नीचे गिर जाता था। ऐसे उसको कई चोटें आ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो सील हो गया हो। इस जगह का अब ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था जिससे वो रूम में वापस चला जाए। एक और मर्तबा उसने ये बात मान ली थी कि वो मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता दोबारा क्लिक की आवाज आती है और कैबिन खुल जाता है। कैबिन के खुलते ही वो फौरन बोट से बाहर आया। जहाँ आने पर उसने देखा कि बोट एक छोटी सी आइलैंड पे आ रही थी और ये देखकर उसे हौसला हुआ। उसकी सांस में सांस आई कि चलो अब इस एवल बोट से तो जान छूटेगी। बोट जैसे ही आइलैंड के किनारे पे पहुंचती है जॉन भी फौरन इस बोट से उतर जाता है। उसे लग रहा था कि इसी आइलैंड पे कोई इंसान है जो उस बोट को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। करीब पड़ा उसने एक आदमी को मजा चखाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो वो शॉक रह गया कि इस आइलैंड पे तो इंसान का नामो निशान नहीं था। एक और मर्तबा परेशान होकर वो इस आइलैंड से जब बाहर निकला तो एक नए मंजर ने उसे परेशान कर दिया। वो बोट जो उसे यहाँ लेकर आई थी अब उसी के सामने वो दोबारा चल रही थी जैसे वो अपना एक दूसरा शिकारी ढूंढने जा रही हो। और ये देखते हुए जॉन को 100% यकीन हो गया कि उस बोट का
और इस आइलैंड का कंट्रोल 100% इवन एनर्जीज के हाथ में है। उसे यहाँ से निकलना था, उसकी एक जिंदगी थी। कुछ छानबीन करते हुए वो इस आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पे चला जाता है तो उसे करीब एक दूसरा आइलैंड भी दिखाई देता है जिसपे क्या हो रहा था उसे नजर नहीं आया। तब घूमते घुमाते वो आइलैंड की पिछली तरफ आ गया, जहाँ आने पर वो शॉक रह गया क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ से जॉन ने मूवी के स्टार्ट में अपना सफर शुरू किया था। और यहाँ पर उसकी बोट भी पहले की तरह ही बंधी हुई थी और इस जगह पर अब पहले की तरह इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन ने सब देखा, उसका वो बुरा सपना हो, लेकिन वो सब जॉन के साथ हकीकत में हुआ था। उसकी बोट यहाँ तक कौन लेकर आया था और इस आइलैंड की हकीकत क्या थी, जॉन के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किस चीज का हाथ था, ये मूवी में नहीं बताया जाता। और मूवी इन्हीं सवालों के साथ यहीं पर